नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग जो है पूरे हरियाणा का आपको व्यू दे रहे हैं हरियाणा के चुनाव के मद्देनजर। तो उसी संदर्भ में आज हम दो और सीटों की चर्चा करेंगे। सीटों के बारे में बताने से पहले हमारे जो गेस्ट हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दें। विनोद मेहता जी हैं, जाने माने सेफोलॉजिस्ट हैं, हर रोज आपसे मिलते हैं, कोई परिचय की ज्यादा जरूरत नहीं है। अमित जी भी हैं और जो प्रेमचंद जी जो हैं पूर्व एचसीएस, वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। 5 मिनट का समय उन्हें लगेगा। तो आज हम चर्चा करेंगे बहादुरगढ़ सीट की और रिवाड़ी सीट की। ये दोनों सीटें जो हैं ये हरियाणा के दो इलाकों में पड़ती हैं। एक मध्य हरियाणा है और दूसरा जो है दक्षिण हरियाणा है। और इन दोनों इलाकों की जो तासीर है हरियाणा में, चुनावी तासीर जो है वो अलग अलग है। वो क्या है और कैसा रुख रहता है वो हम आपको पूरी चर्चा में बताएंगे। अभी इन दोनों सीटों पर जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, वो कांग्रेस के हैं और उससे पहले जो थे वो दोनों पर बीजेपी के थे। तो एक एक करके आपको थोड़ा मोटा एक आइडिया दे देते हैं कि सीट्स का करेक्टर क्या है, ज्योग्राफी क्या है, हिस्ट्री क्या है। उसके लिए हमारे जो फील्ड के एक्सपर्ट हैं अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, पहले बहादुरगढ़ फिर रिवाड़ी, एक एक करके बताइए कि क्या करेक्टर है इन सीटों का और क्या राजनीतिक समीकरण थोड़े बहुते इस बार बन सकते हैं पिछली सीटों की, इन सीटों की जो हिस्ट्री है उनके आधार पर। जी। तो जहां तक पहले बहादुरगढ़ की बात करें, जैसे विधानसभा सीट, या आप कह सकते हैं कि इसका जो 60% एरिया जो है वो शहरी है और 40% जो एरिया है, 40% जो है वो ग्रामीण एरिया आता है। इसमें कुछ बड़े बड़े गांव भी आते हैं, जैसे आसोदा है, आपका मांडोठी है। इस तरह कई बड़े गांव जो है इस बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। अगर हम बात करें बहादुरगढ़, आप कह सकते हैं कि कांग्रेस की एक स्ट्रॉन्ग एरिया आप कह सकते हैं बहादुरगढ़ को। पिछले अगर हम 3 विधानसभा चुनाव देखें तो 2 बार इसमें कांग्रेस जीती है पर बीजेपी जीती है। 2014 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से बीजेपी जीती थी। उस वक्त ये था कि कांग्रेस के 2 लोग खड़े हुए थे, राजेंद्र जून जो कांग्रेस से खड़े हुए थे, राजेश जून जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े थे। दोनों को मिलाकर 46% वोट आए थे और बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उसे 29% वोट आए थे। तो उस वोट का जो डिवीजन हुआ था उससे जो है बीजेपी कैंडिडेट को फायदा हुआ था, नरेश कौशिक को, और वो चुनाव जीत गए थे 2014 का। जबकि अगर हम बात करें 2019 में, 19 में भी जो कांग्रेस कैंडिडेट सिर्फ राजेंद्र जून खड़े हुए थे, उन्हें 40% वोट मिला था। तो और जबकि नरेश कौशिक को भी उतना ही मिला था जितना उनको 2014 मिला, लेकिन वो 12,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। और हम अगर बात करें कि हाँ, इनेलो की बात करें, इनेलो का यहाँ पे ठीक ठाक वोट रहा है। चाहे जो खासतौर पर नफे सिंह राठी जो है, उनका एक अपना वोट बैंक रहा है। पिछले इलेक्शन में 2019 में नफे सिंह राठी को 18% वोट मिला था और 4% वोट जो जेजेपी कैंडिडेट भी ले गए थे। तो 22% वोट जो था वो जेजेपी और इनेलो में चला गया था और बाकी जो वोट था वो बीजेपी कांग्रेस में बटा था। इस बार ऐसा लगता है कि संभावना कम ही दिखती है कि 22% वोट जाएगा। लेकिन हाँ, इसका यहाँ पर जो है नफे सिंह राठी का जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका एक ठीक ठाक प्रभाव है यहाँ पर। अगर मैं बात करूं 2014 में भी नफे सिंह राठी निर्दलीय इलेक्शन लड़े थे, तब भी इनको 15% से ऊपर वोट मिले थे। और अगर हम 2014 में इनेलो से लड़े थे, तो 2009 में, माफ कीजिएगा, 2009 में वो इनेलो से लड़े थे, तब भी उनको अराउंड 22% वोट मिला था। अब ये कह सकते हैं कि यहाँ पे नफे सिंह राठी का एक ठीक ठाक प्रभाव है यहाँ पर। और ये टिकट जो, मतलब हम बात करें बहादुरगढ़ की, तो जो जीत हार जो है कांग्रेस की भी, कांग्रेस का अगर डिवीजन नहीं होता है तो उसके लिए जितना आसान रहेगा बहादुरगढ़ से। हाँ, अगर कांग्रेस के बाकी अगर मैदान में उतरते हैं तो जीतना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, कड़ा मुकाबला हो सकता है बहादुरगढ़ विधानसभा से। जी, और अगर हम मैं बात एक करें, लिस्ट जी एक लिस्ट आप देख रहा था बहादुरगढ़ की। तो 23 कैंडिडेट हैं कांग्रेस के और हाँ लगभग जी, सारे के सारे जो हैं वो जाट समुदाय से हैं और हाँ जी, कई उनमें जो है वो दावा ठोकने वाले हैं। और नफे हाँ सिंह जी, राठी की क्योंकि हत्या कर दी गई थी और उनके हाँ बेटे जी, को हाँ एक जी, तरह से टिकट मिलने की श्योरिटी अभय सिंह जी ने दे रखी है आईएनएलडी हाँ में, जी, तो हाँ उनकी जी, तरफ भी थोड़ा वोट रहने की, तो ये तीन तरफा एक लड़ाई बनती हुई यहाँ पर दिख रही है। तो अब बात कर लेते हैं रिवाड़ी की अगली सीट के बारे में। हाँ, अगर हम रेवाड़ी की बात करें, रेवाड़ी में आप ये कह सकते हैं कि इसमें
कैप्टन अजय यादव का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है यहाँ पिछले लंबे वक्त से। आप वो मानिए कि 89 से उन्होंने चुनाव जीतना शुरू किया रेवाड़ी विधानसभा से, और वो आप कहें कि 2009 तक के चुनाव तक वो लगातार वहां से जीतते हैं। अब फिलहाल जो है 2019 के विधानसभा चुनाव उनके बेटे चिरंजीव राव जो है चुनाव जीते थे, और जो कि अभी वर्तमान में विधायक भी हैं। और अगर हम बात करें जैसे कि बीजेपी का, अगर हम स्ट्रॉन्ग होल्ड की बात करें, 2014 से बनना शुरू हुआ था रेवाड़ी विधानसभा सीट। 14 में बीजेपी कैंडिडेट ने 50% से, रणधीर कापड़ी 50% से ऊपर वोट लिया, और वो बड़े अंतर से जीतते थे रेवाड़ी विधान। लेकिन 2019 में क्या हुआ कि बीजेपी के जो रणधीर कापड़ीवास का टिकट काट दिया गया, उनकी जगह सुनील मूसेपुर को टिकट गया, जो कि राविंद्र जी का खास माना जाता है। और लेकिन रणधीर कापड़ीवास जो है वो निर्दलीय चुनाव में उतरे, उन्होंने निर्दलीय में होते हुए 23% वोट लिए, जो कि बीजेपी की हार का एक बड़ा कारण बना 2019 में। और आप ये मत कहें कि जो चिरंजीव राव है, उनकी जो जीत का अंतर था 2019 में मात्र 1300 कुछ वोटों का ही रहा था 2019 के विधानसभा चुनाव। अगर बीजेपी के बाकी ना खड़े होते शायद वो बीजेपी सीट निकाल जाती। अगर मैं इसकी बात करूं तो इस सीट जो डिपेंड करती है बीजेपी, अगर कि बीजेपी का अगर कोई बागी खड़ा होता है तो उसके लिए जीतना यहां से मुश्किल है, अगर तो उसे कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कैप्टन परिवार का अजय यादव, उनका एक फिक्स्ड वोट बैंक है रेवाड़ी विधानसभा से। तो अगर बीजेपी के वोटों में बिखराव होता है तो बीजेपी के सीट की जीत हासिल करना मुश्किल है। अगर वो मिलकर लड़ते हैं तो फिर तो वो सीट पर वो जीत सकते हैं, जो रेवाड़ी विधानसभा सीट है। अगर हम कहें कि बीजेपी पिछली बार, अगर कहें कि जो चिरंजीव राव थे उन्हें 28% वोट मिला था, बीजेपी कैंडिडेट को 27 था, 23% जो थे अपना रणधीर कापड़ीवास का, 14% जो थे प्रशांत सन्नी यादव वोट लेके, वो भी बीजेपी के ही थे, 14% वोट लेकर के। आप ये मानो कि अगर ये तीनों कैंडिडेट अगर आपने बीजेपी के, अगर ये चुनाव नहीं लड़ते अगर जो है, तो बीजेपी का जो वोट शेयर है जो शायद 50% से ऊपर हो जाता है, जबकि इनके लड़ने से जो है 28% वाले जो चिरंजीव राव है वो चुनाव जीत गए, जो है भले ही अंतर कम रहा लेकिन जीत गए। और रेवाड़ी का अगर बात करें विधानसभा सीट की, उसमें रेवाड़ी शहर आता है और धारुएड़ा भी, एक कस्बा धारुएड़ा भी आता है और कई गांव भी आते हैं। ये यादव भूल सीट है, जो है कुछ पंजाबी वोटर भी रेवाड़ी शहर में ठीक ठाक है। और इस सीट का की अगर बात करें जैसे, तो अब की बार भी लगभग, अगर पिछले लोकसभा चुनाव में देखें तो बीजेपी जो राविंद्र जी थे उन्हें 36,000 की लीड मिलती लोकसभा चुनाव में। अब भी ऐसा लगता है कि सीट पर कि अगर बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ती तो ही वो जीत हासिल कर सकती है, नहीं तो उसके लिए मुश्किल रहेगा इसका। जी विनोद जी, इस सीट के ऊपर बीजेपी के बहुत सारे कैंडिडेट्स लगे हुए हैं, 10-11 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, सभी के सभी यादव समुदाय के हैं। और जिस तरह से पिछली बार हुआ कि अगर टोटल कर दिया जाए तो चिरंजीव राव बहुत ही पीछे हैं, लेकिन सारे बीजेपी के बागी दो बागी हो गए, कापड़ीवास जी और सन्नी कुमार। तो इस बार भी आपको लगता है क्या कि बगावत हो सकती है रिवाड़ी में, क्योंकि इस बार सब फिर बीजेपी में शामिल भी हो गए हैं और टिकट भी मांग रहे हैं, और टिकट किसे मिलेगी अभी तक कहना कुछ पक्का नहीं है। तो क्या लगता है कि बगावत हो सकती है वहां पर? देखिए, टिकट अगर छीनी गई तो 100% बगावत होगी। रणधीर सिंह कापड़ीवास की पिछली दफा भी टिकट छीनी गई थी और लास्ट मिनट पे छीनी गई थी, और बिना किसी कारण के और बिना किसी आरोप के छीनी गई थी जी। राविंद्रजीत सिंह लास्ट मिनट में हस्तक्षेप करके अपने एक नए आदमी के लिए टिकट हासिल करने में कामयाब हो गए, और इसी वजह से कापड़ीवास जो है, चाहे दिल से बीजेपी हैं, लेकिन उनको मजबूरी में चुनाव लड़ना पड़ा और वो बड़े क्लोज जाके चुनाव हार गए। इस बार भी जो सिंपैथी है लोगों की वो कापड़ीवास जी को लेकर है। जो बीजेपी का वोटर भी है वो मेजोरिटी में कापड़ीवास के साथ है, और अगर कापड़ीवास के साथ इस बार भी ज्यादती हुई तो यहाँ बहुकोणीय मुकाबले को कोई रोक नहीं पाएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये पूरे इनपुट के आधार पे बता रहा हूँ। और एक आपने बहादुरगढ़ जिक्र किया, तो एक तो मैं करेक्शन कर दूं, भूल गए अमित जी बताना कि नफे सिंह राठी जी का देहांत हो चुका है।
अब वहां इनेलो की तरफ से नफे सिंह राठी के परिवार से ही कोई आदमी चुनाव लड़ेगा। तो नफे सिंह राठी का वोट लेने का एक अपना अलग से अनुभव था। अब वो अनुभव उनके बच्चों को उतना है या नहीं है, या उनके परिवार को कोई सिंपैथी वोट मिलता है या नहीं मिलता, ये तो चुनाव प्रचार के दौरान ही अंदाजा लगेगा। पर इस बार नफे सिंह राठी के देहांत की वजह से कैंडिडेट उनके परिवार से आएगा। इनेलो वहां चुनाव लड़ेगी और अच्छे ढंग से लड़ेगी, ये तय है। जी, तो मुझे लगता है जैसे हम आइडेंटिफाई करते थे कि कौन कौन सी सीटें तीन तरफा बन रही हैं, तो विनोद जी अभी तक हमने जितनी सीटें डिस्कस की हैं, मैं ये देख रहा हूं कि जिन जिन सीटों पर कांग्रेस को एज है डायरेक्ट फाइट में, वो सारी सीटें जो हैं वो तीन तरफा चुनाव की तरफ बढ़ रही हैं। हमने जैसे रतिया को डिस्कस किया, हमने फतेहाबाद को किया, थानेसर को किया, आज हम बहादुरगढ़ भी देख रहे हैं। जहां जहां एज है उन्हें, वो तीन तरफा चुनाव की तरफ जाता दिख रहा है, आज जाता दिख रहा है। आगे क्या होगा उसको बाद में देखते हैं। तीन तरफा का मतलब हर टाइम तीसरे के लिए स्कोप निकलने की संभावना नहीं होती, या तीन तरफा कांग्रेस प्रो सीट भी है और उस पर तीन तरफा मुकाबला अगर हो रहा है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं निकलता कि हर सीट पे बीजेपी बीच में से निकल जाएगी। इसका ये मतलब कतई नहीं निकलता। चुनाव किसका टेक ऑफ करता है, किस दिशा में टेक ऑफ करता है, उससे निर्भर करता है। जहां तक ये बहादुरगढ़ सीट आपने वहां भी जिक्र किया कि 23 उम्मीदवार कांग्रेस ने है और मोस्टली जाट समुदाय से हैं, तो उसके दो कारण हैं। एक तो जो बहादुरगढ़ शहर को छोड़ दीजिए, हालांकि शहर में भी जाट वोटर्स की संख्या ठीक ठाक है, और गांव तो सारे ही लगभग जाट डोमिनेटेड गांव है। और एक इसमें सीधी सी बात है कि ये जो क्षेत्र है बहादुरगढ़, ये दीपेंद्र हुड्डा के प्रभाव का क्षेत्र है। इसमें कोई जाट कैंडिडेट आ जाए, वोट उसी को मिलेंगे जिसके सिर पे दीपेंद्र का हाथ है, क्योंकि दीपेंद्र यहाँ रोहतक पार्लियामेंट में ये सीट आती है और कई बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके और कई बार सांसद बन चुके। एक चुनाव ही तो हारे हैं पिछला, वो भी बड़े मामूली अंतर से। तो ये दीपेंद्र के प्रभाव वाली सीट है। इसमें कुछ और पेच हैं, जब हम इसका थोड़ा सा डेटा डिस्कस करेंगे तो वो पेच भी आपके साथ हम डिस्कस कर लेंगे। जी जी, बीजेपी में यहाँ लगता है कि बीजेपी के पास जो है यहाँ पर ब्राह्मण, हालांकि बीजेपी में जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनमें जाट मतदाता भी हैं, और आप पहले भी कह चुके हैं कि ओपी धनखड़ जो हैं वो यहाँ से इनको ऊपर से टिकट मिल सकता है, नीचे से उनका नाम हालांकि नहीं गया है। तो यहाँ 11 नाम गए, उनमें सभी समुदायों के लोग हैं। 2-3 ओबीसी समुदाय से हैं, 2 ब्राह्मण समुदाय से हैं, जाट समुदाय से भी हैं। सब समुदायों से बीजेपी के जो लोगों की तरफ से अप्लाई किया गया है। क्या बीजेपी की क्या परिस्थिति लगती है आपको? देखिए, इस सीट पे बीजेपी के 2014 में बीजेपी का जीतना और या बीजेपी का प्रभाव क्षेत्र डेवलप होने का एक कारण है। ये शहर जो है बहादुरगढ़, वो इंडस्ट्रियल सिटी बन गया है और दिल्ली के प्रभाव में है, एनसीआर में आता है। गांव में आबादी बड़ी नहीं है, लेकिन अर्बन में माइग्रेशन बहुत हुआ है। बाहर से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से और बंगाल से जो लेबर आई है, और उनको 10-10 साल हो गए। 2014 और 2024 में बड़ा परिस्थितियों में फर्क है। तो माइग्रेशन की वजह से जो दूसरे स्टेट्स के लोग आए हैं, उन पे लोकल जाट लीडरशिप का उतना प्रभाव नहीं है। वो खुले हैं, उनका किला जो है ना खुला है, ओपन माइंडेड है। और अगर वो ऐसे स्टेट से आए हैं, अगर ऐसे स्टेट से आए हैं जहाँ बीजेपी का प्रभाव क्षेत्र है, तो वो नेचुरल तौर पे उनका वोट जो है ना बीजेपी को जाएगा। और ये ओम प्रकाश धनखड़ जो होने का हिम्मत कर रहे हैं या लालच कर रहे हैं, वो इसी वजह से कर रहे हैं कि अर्बन में अब वोट 1 लाख से ज्यादा हो गया, गांव में वोट 1 लाख से कम है। तो उनको ये कैलकुलेशन है कि अगर मैं, मतलब मान लीजिए 3 जाट उम्मीदवार लड़ते हैं, ऐसे धनखड़ भी लड़ते हैं, राजेश जून भी लड़ते हैं, और टिकट राजेंद्र जून को मिल जाती है। ये काल्पनिक स्थिति है। चौथा नफे सिंह राठी के परिवार से आएगा, तो चारों जाट उम्मीदवार हो गए, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए। तो अर्बन से बीजेपी की कोशिश रहेगी कि अर्बन से 8-9 हजार 10 हजार तक की हम लीड निकालें जी। और गांव से हार बीजेपी की इतनी ही होती है। वैसे हर बार पिछले सारे चुनाव देखो तो बीजेपी गांव में चुनाव हारी है, अर्बन में आके चुनाव जीती है। एक 2014 के
चुनाव में शायद 1500 से नरेश कौशिक गांव से भी आगे थे। बाकी उनको जो जी भी मार्जिन मिला था वो शहर से ही मिला था। तो जी बीजेपी की कोशिश ये रहेगी कि शहर को ज्यादा कंसोलिडेट करें। जी पर कुल मिला के जो इस वक्त का आज का जो माहौल है, जी अगर ट्रेंगुलर नहीं होता है और जी कांग्रेस में कोई बागी खड़ा नहीं होता है, तो जी यहाँ पे कांग्रेस मजबूत है। कितने परसेंट से मजबूत है, जो आप पूरा हम दोनों सीटों का निर्णय करेंगे तो तब मैं बता दूं। जी। थोड़ी सी आगे बढ़ने से पहले पॉलिटिकल चर्चा कर लेते हैं, तब तक प्रेम जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। वो आज किसी कहीं फंस गए तो थोड़ा सा उनका डिले है। बीजेपी की 25 तारीख को यानी परसों सीईसी की मीटिंग होनी है, सेंट्रल लेवल की, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होनी है। और जो चुनाव हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों के कैंडिडेट्स के बारे में वहां चर्चा हो सकती है। तो आपके बारे में मैं, जहां मुझे जानकारी है कि आपके बारे में इस चीज को लेकर कुछ स्पेसिफिक खास जानकारी है, जरा हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। क्या हो सकता है तो। देखिए, 25 तारीख को जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है, उसमें प्रधानमंत्री भाग ले रहे हैं। जी प्रधानमंत्री को मीटिंग में भाग लेने का एक सीधा सा मतलब है कि बीजेपी ने कुछ होमवर्क अपना फिनिश कर कर लिया। लिया है, और जी होमवर्क भी फिनिश कर लिया है और पंचर लगाने का काम भी पूरा कर लिया है। पंचर मैं इसलिए जी बोल रहा हूँ कि हरियाणा में जो हमारी लोकल भाषा है उसमें सीधी सीधी बात करो तो ठीक ठाक समझ आती है। जी बीजेपी जब से लोकसभा चुनाव हुआ और नतीजे आने के बाद बीजेपी में कई लीडर्स जो हैं वो अलग अलग तरह की भाषा बोल रहे थे। जैसे जी राव इंद्रजीत सिंह, आपने देखा होगा पिछले एक हफ्ते तक उनकी भाषा काफी टायर को पंचर टफ करने थी। वाली, टफ जी थी, रफ भी थी। और विशेषकर टफ मनोहर लाल वर्ड्स जी को थे। लेकर काफी रफ थी। और भी कई जी कारण थे, गिनाने को, बोलने को बहुत से कारण थे। लेकिन जी अब पिछले 2-4 दिन से वो नहीं बोल रहे हैं। तो जी उनको मेरे ख्याल में सेट कर लिया गया। जी मेरी खबर ये है कि जो हरियाणा चुनाव के प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो जी इंद्रजीत सिंह जी के घर गए, उनसे मेल मुलाकात हुई। अब मेल जी मुलाकात में कोई लड्डू तो खाए नहीं होंगे, आपस में टिकटों का ही लेन देन किया होगा, या उनकी जो जी ग्रीवेंसेस थी उसको सेटिस्फाइड किया होगा। और या उनकी उनकी जो ग्रीवेंसेस डिमांड है उनको उनको उनकी भी। उनकी 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 जो ग्रीवेंसेस हैं वो मुफ्त में सेट होने वाली है नहीं। अदरवाइज जी वो जी इतना इतना इस तरह की बॉलिंग करते नहीं, काफी आगे बढ़ गए थे बॉलिंग बिल्कुल करते बिल्कुल करते। बिल्कुल इवन बिल्कुल। अपनी सरकार पर करप्शन के आरोप लगाने तक धीरे धीरे पहुंच रहे थे। जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसा उनका टैक्ट है, जैसे उनके तरीके हैं, वो कर रहे जी थे। डायरेक्ट ही लेकिन लगा अब दिया था खट्टर साहब पर कि इस चीज में ये गड़बड़ हुई, जांच होनी चाहिए। जी जांच होनी चाहिए। तो वो जी उनके दाव पे सब जानते हैं, और विशेषकर उनके वोटर जानते हैं कि राव साहब कैसे टायर को पंचर कर रहे हैं, और पंचर इस पंचर को दुरुस्त कौन करेगा। तो कुल मिला के वो पंचर जी मुझे लगता है दुरुस्त हो गया है। और उस जी पंचर के दुरुस्त होने का मतलब बड़ा साफ साफ है कि एक तो उनकी बेटी को टिकट मिलेगी, जी और एक उनके एरिया में 2-3 टिकटें जहां पे जिसको वो चाहेंगे वो टिकट उसको मिल जाएगी। जैसे जी अपने लिए उनकी कोशिश होगी अपनी बेटी के लिए कि बादशाहपुर मिल जाए, क्योंकि जी बादशाहपुर बाई लार्ज अभी तक लोकसभा में 1.25 लाख का मार्जिन मिला है बीजेपी को। तो जी आदमी एक कोई मतलब रिस्क नहीं मानता इस सीट पे। मंडी जी अटेली में राव इंद्रजीत सिंह रिस्क नहीं मानते। जी कोसली में राव इंद्रजीत सिंह अपने लिए रिस्क मानते हैं, लेकिन वहां वो जी कोशिश करेंगे कि मैं अपनी पसंद का उम्मीदवार ले आऊं। तो कुल मिला जी के वहां ये जो राव इंद्रजीत वाला टायर पंचर था वो चैप्टर है। पंचर लग गया और तैयारी हो गई। हम्म, अब आपने जी जिक्र किया कि कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में हूँ, जी मुख्यमंत्री पद की रेस में हूँ। और कितना जी बड़ा कंट्राडिक्शन है कि वो आदमपुर से खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनका जी बेटा चुनाव लड़ेगा। तो रेस जी में कौन रहेगा जो चुनाव ही नहीं लड़ेगा। जी लेकिन ये जो कहा गया है, ये यूं ही नहीं कहा गया, ये ऊपर से हिंट किया गया होगा। अब दिक्कत जी क्या आ रही है कि मान लो अमित शाह तो कह चुके कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव होगा, जी और वो तो इस चीज से बैकआउट करने से रहे। तो जी इसलिए ये दूसरे नेताओं से कहलवा के इसको डाइल्यूट किया जा रहा है कि भाई
जो लीडरशिप का इशू है वो खुला है। जी अभी हो सकता है जी थोड़े दिन के बाद कैप्टन अभिमन्यु भी कहें कि भाई मैं जी जीत्या तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। ओम जी प्रकाश धनखड़ भी कहेंगे कि मैं जीत्या तो मैं जी मुख्यमंत्री बनूंगा। और भी दो जी तीन लोग कह सकते हैं, क्योंकि जी अगर स्ट्रेट अवे ये मैसेज जाता है भी बीजेपी अगर जीतेगी तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे, इसका जी बीजेपी को ओबीसी में जितना फायदा होगा उतना जी शायद नुकसान भी हो सकता है। बनिया, जी ब्राह्मण, पंजाबी और इवन जी जो बीजेपी को जाट समुदाय बल्कि भी 2 वोट दिन करता पहले है। हम लोग इस विषय पर चर्चा भी कर रहे थे। हाँ, थोड़ा हिंट किया था। तो हाँ ये भी हो सकता है कि वो नाराज हो जाए, तो इस नाराजगी को संभालने के लिए ये जी इधर उधर से करवाया जा रहा है। और एक बात मैं आपको और जी बता दूं कि बीजेपी की हर जी संभव कोशिश है कि हर तरह के नॉन जाट लीडर को कंसोलिडेट किया जाए। नॉन जाट जी वोट का वो बिखराव नहीं चाहते। जी और उनकी कोशिश ये भी है कि एक एक सर्टन परसेंटेज वोट जो है वो जाट का भी उनको जाट का मिल भी सकता है। वोट से जाट का मिल सकता जी है। एक तो संघ से काफी जी जाट समुदाय के लोग संघ से काफी जुड़े हुए हैं, तो बीजेपी जी जाट समुदाय का वोट लेने के लिए संघ को पूरी तरह से एक्टिव करेगी। दूसरा जी दूसरा उनको ये लगता है कि ओम प्रकाश चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों के टाइम में जाटों में कुछ जातियां इग्नोर हो गई। जी जाटों में भी बहुत जातियां हैं। जी ज्यादातर ध्यान जो है इन लोगों का सांगवान, फोगाट, हुड्डा, सुहाग, सियाग इन पे रहा। जाटों में भी बड़ी जी जातियां हैं। अब हमारी जी राई सीट की जिक्र करें तो एक 19 गांव है जो अंतिल जाट है। वो हरियाणा में केवल जी राई में ही है और कहीं जी नहीं है। और उनको एक बार इनेलो ने टिकट दी थी, तो उनकी भी अपेक्षा है कि हमको वोट जो है कांग्रेस टिकट दे राई से। अब कांग्रेस देती जी रही है टिकट दहियाज को। तो जी बीजेपी की कोशिश ये है कि ऐसे जाट मत वोटर्स पे भी हाथ साफ किया जाए। होगा नहीं होगा ये तो चुनाव अलग बात प्रचार है। के दौरान या जी नजदीक आके पता लगेगा। लेकिन जी कोशिश उनकी यही है। अब रही जी कि 25 तारीख को क्या होगा, जो मेरी जी जानकारी है कि 40 के आसपास की लिस्ट जो है वो 25 की रात को फाइनल हो जाए। जी ये 40 वो टिकटें हैं जिन पे कोई ज्यादा डिस्प्यूट नहीं है। जी जैसे हमारे जगाधरी से कंवर कंवर पाल कमर जी पाल तो जी शिक्षा मंत्री, उनकी जी टिकट पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। लोहारू जी से जेपी दलाल की टिकट पे कोई जी डिस्प्यूट नहीं है। तो इस जी तरह की काफी सीटें हैं जो फर्स्ट राउंड में क्लियर हो जाएंगी। और फर्स्ट जी राउंड में एक चीज और क्लियर होने वाली है कि जी पिछली दफा जो 50 सीटें बीजेपी ने हारी थी जी उनमें से ऐसे सारे कैंडिडेट चेंज हो जाएंगे जो बिना कारण से हारे थे। कई जगह जी पे कोई कैंडिडेट हारता है तो उसका एक लॉजिकल रीजन होता है कि जी इसलिए हारा मैं। और जी कई जगह कैंडिडेट जो है वो बिना वजह से हारता है या अपने कारणों जी निजी कारणों से हारता है। तो जो जैसे निजी एक कारणों सीट से पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं रेवाड़ी की सीट पर, वो बिना मतलब के हारी गई। नहीं, चलो उसमें तो कॉज था ना कि कोई किसी की टिकट छीन के दो ले गया, विरोध दिख रहे हैं। जी तो वो विद्रोह करके वो खड़े हो गए और हार गए। जी और हारे भी जी जी नजदीक जाके हारे। तो हाँ इससे ये भी बहुत साबित थोड़े हो गया वोटों से आ रहे हैं। कि भी कैंडिडेट में दम था। लेकिन बिना जी बिना बिल्कुल। वजह वाली जो सीटें हैं, अब नाम लेंगे जी तो कैंडिडेट्स का थोड़ा दिल टूटेगा, तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा। लेकिन वो सारी सीटें बदलेंगी क्योंकि बीजेपी में एक बात बड़ी क्लियर हो गई कि चुनाव टफ है। जी और ऐसा नहीं है कि बीजेपी को अंदर से पता नहीं है भाई जी आज की डेट में भारी कौन है। उनको भी ये मालूम है जी कि भारी जी कांग्रेस है। जी लेकिन उस भार को बराबर कैसे करना है वो केवल जी टिकटों से ही किया जा सकता है। और उसकी जी वो बराबर करने की कोशिश हो रही है। और बीजेपी की लड़ाई भी बराबर तक है, उनको 2/3 चाहिए नहीं। वो जी कहते हैं कांग्रेस के बराबर आ जाए फिर तो सरकार जी बना लेंगे। और कांग्रेस से अगर बिल्कुल। बहुत पीछे रहेंगे, 10-12 सीटें पीछे रहेंगे, तो फिर सरकार नहीं बनेगी। तो उनकी कोशिश जी ये कि ये जो घाटा है, ये जो लॉस जी है, जो जाती जी हुई सीटें नजर आ रही है, उसको टिकटों की मार्फत बचाया जाए। जी जी तो विनोद जी, 40 एक चीज मैं फाइनल और होगी। पूछूं। जी जी 40 सीटें, आपका कहना है कि 40 सीटें जो है वो लगभग फाइनल हो पहले जाएंगी। राउंड में।
अमित जी, एक हाँ चीज मैं आपसे पूछता हूं कि अ, ये जो बीजेपी ने अपना सीएम का कैंडिडेट घोषित कर दिया, ये क्या एक पॉलिटिकल मिस्टेक थी? क्योंकि आज तक जब भी कैंडिडेट घोषित कर दिया गया है, तो चाहे कोई भी पार्टी हो, एक छिटकाव की स्थिति आई है, और वो चुनाव जैसे 2014 के अंदर मान लीजिए मुख्यमंत्री हुड्डा जी को कर दिया गया तो पार्टी हार गई। तो दोनों पार्टियों में यही स्थिति है। तो क्या लगता है आपको कि क्या ये एक मिस्टेक थी कि सीएम का चेहरा जो है वो घोषित नहीं करना चाहिए था बीजेपी को? कि इसका तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे कि जो सीएम सैनी को जो है नायब सिंह सैनी को जो सीएम का चेहरा घोषित किया गया कि वो सही था या गलत है। अगर बीजेपी जो है सरकार बनने में दोबारा का तीसरी बार कामयाब हुए थे तो यही कहा जाएगा कि हाँ वो जो फैसला था वो ठीक था। अगर नहीं हो पाता है तो हम तो कह सकते हैं कि हाँ ये फैसला जो है वो ठीक नहीं रहा की घोषणा कर दी। हाँ हालांकि हाँ ये जो सही बात है कि जैसे 2009 का इलेक्शन था कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां उस टाइम सीएम थे और उनको डिक्लेयर भी किया गया था, लेकिन उनकी जो सीटें थी वो दूसरी बार 2009 में जरूर बने, लेकिन उनकी जो सीटें थी जो 67 सीटें थी जो 2005 में थी उससे घटकर वो 40 पर आ गए। जिस जी ये ये तुम कह सकते हैं कि हाँ ये सबसे बड़ा वो था नुकसान हुआ था कांग्रेस को 2009 में। उसी तरह से अगर जी बीजेपी की बात करें 2014 के इलेक्शन बिना किसी सीएम के चेहरे के बीजेपी ने चुनाव लड़ा और उनको 47 सीटें आई, लेकिन जब 2019 का विधानसभा चुनाव है मनोहर लाल खट्टर सीएम का चेहरा थे कि वहां वही बनेंगे जीतते तो, लेकिन बीजेपी की सीटें 47 से घटकर वो 40 पर आ गई। हाँ इस बार का हम कह सकते क्योंकि जो नायब सिंह सैनी उन्हें ज्यादा वक्त भी नहीं मिला जो है। अब ये कहें कि मार्च में वो बने थे, अभी उन्हें 6 महीने भी नहीं हुए और उनका ज्यादातर वक्त जो है वो आचार संहिता में बीत गया जो है। अब ये कह सकते हैं कि उन्हें मुश्किल से 60 दिन जो है काम करने को मिले, 60 से 70 दिन। वो अगर ये सिर्फ नतीजे में कह सकते हैं कि हाँ ये डिसीजन वास्तव में सही है। हाँ ये कोशिश हो सकती है कि डिक्लेयर करने के पीछे की जो अगड़ी जाती है जैसे ब्राह्मण है, बनिया है, पंजाबी है, वो बीजेपी से मानकर चलती है कि हाँ ये हमारे साथ है, कि ओबीसी वोटर जो है हरियाणा में ठीक ठाक संख्या में है, उसमें बिखराव ना हो, वो हमारी तरफ कंसोलिडेट रहे। तो ये भी कारण हो सकता है कि उसको डिक्लेयर किया गया कि जैसे कि जाट वोटर लग रहा है कि वो या उसका जो है वो कांग्रेस की तरफ है, मुस्लिम जो है वो भी जो है वो पूरी तरह कांग्रेस की तरफ है, और हम जो सिख वोटर है वो भी लगभग जो है वो कांग्रेस की तरफ दिखाई देता है। तो वो ये चरमकार वोटर भी। हाँ जी ये हो सकता है कि इसमें बिखराव ना हमारी तरफ वो कंसोलिडेट हो। अगर वो कंसोलिडेट अगड़ी जाती है और ओबीसी अगर कंसोलिडेट होता है तो बीजेपी की जो है स्थिति सीटें की संख्या ठीक ठाक आ सकती है, और वो शायद जी उनका इस माइंड में ये चीज रही होगी कि हम तीसरी बार सरकार बनाने में इस तरह से कॉम्बिनेशन से कामयाब हो सकते हैं। ये विनोद जी, क्या चीज हो आपको सकती लगता है हिंड साइड में पीछे की तरफ की क्या बीजेपी से ये नाम की घोषणा करके कोई गलती हो गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कई चीजें बताता हूँ इसमें। पहली बात तो ये है कि जी अभी अमित जी ने कहा कि पिछली दफा मनोहर लाल एक घोषित चेहरा थे और बीजेपी की सीटें 47 से घट के 40 हो गई। पहले तो मैं जी उसके बारे में अपनी जानकारी दे दूं। पिछली दफा बीजेपी को काटा 75 पार के नारे ने। जी 75 पार का नारा इतने शोर से दिया गया था, इतने शोर से दिया गया था कि हर पार्टी के नेता को नशा हो गया था कि 75 तो आ ही रही है, 74 आ जाएंगी। तो टिकटों को ऐसे बांटा गया जैसे बस का कंडक्टर सवारी को टिकट देता है। पिछली बार बीजेपी के 50 से 40, 47 नहीं, मैं कहता हूँ उनकी 50 सीटें आती। मैं गिन के बता सकता हूँ कौन सी टिकटें उन्होंने गलत दी जिसकी वजह से सीधा सीधा बीजेपी चुनाव आ रही है। रिवाड़ी हमने डिस्कस की, गलत दी जी टिकट। बादशाहपुर बिल्कुल। टिकट गलत दी। कालका जी टिकट कटनी चाहिए थी। असंध जी टिकट कटनी चाहिए थी। बरवाला की टिकट गलत थी। गुहाना की टिकट गलत थी। मतलब ये तो मेरे को उंगलियों पे याद है कि इतनी सारी टिकटों में तमाशा हो गया था। जैसे पृथला में नैनपाल रावत को टिकट मिलनी चाहिए थी, उसकी टिकट जी गलत काटी गई, है ना। जी 7 टिकटें इसका तो यही हो। सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है विनोद जी कि जो बीजेपी के बगावती खड़े हुए वो जीत गए। नहीं, वो भी प्रमाण है। और बीजेपी ने कम कीमत नहीं भुगती। अगर ये बीजेपी की सरकार फुल मेजोरिटी की सरकार होती
उस सरकार के कामकाज और नतीजे अलग होते। बिल्कुल बीजेपी की सरकार कोलिशन की गवर्नमेंट बनी तो उस सरकार जी के कामकाज और नतीजे अलग निकले हैं, है ना। अब उसी कोलिशन पार्टनर को आपने 4.5 साल साथ रखा और जी 6 महीने पहले उसका साथ छोड़ दिया, ये भी कोई जी बहुत ज्यादा जस्टिफाइड नहीं है। दूसरा सवाल ये जी था, आपका सवाल था कि नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाना जी बीजेपी का फैसला कहीं महंगा तो नहीं पड़ जाएगा। बीजेपी ने जी ट्राई किया, जैसे वो दूसरे प्रदेशों में ट्राई करती रही। उत्तराखंड में उन्होंने लास्ट मिनट में मुख्यमंत्री बदला और चुनाव जीत गई। देखिए वहां के कारण बिल्कुल अलग है। उत्तराखंड में जो वोटिंग होती है, जो बीजेपी को वोट मिलता है, वो काम की मेरिट पे नहीं मिलता। जी उत्तराखंड में हिंदुत्व के नाम का वोट मिलता है। जी हरियाणा में हिंदुत्व के नाम का वोट है, लेकिन उसका अकेला क्राइटेरिया हिंदुत्व नहीं है। हरियाणा में बहुत सारे क्राइटेरिया, उत्तराखंड में हिंदुत्व के नाम का वोट मिलता है। तो मुख्यमंत्री जी ए हो या बी हो, लेकिन उनको लगा कि मुख्यमंत्री आखिरी 6 महीने या साल में बदलने से एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाती है। हरियाणा में भी जी यही प्रयोग किया गया। अब हरियाणा में जब जी बीजेपी ने यह मन बना लिया कि मनोहर लाल जी को केंद्र में ले जाना है और उनकी जगह मुख्यमंत्री लाना है, नया लाना है, जी तो ये नायब सिंह सैनी की किस्मत है कि वो मनोहर लाल के करीब थे। और मनोहर लाल को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उनके हिसाब से चलता हो, नरम हो, रिएक्ट नहीं करे, मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको इंसल्ट नहीं करे। अब मान लीजिए, कल्पना कर लीजिए कि अगर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया होता और राविंदर जीत को बना देते, तो मनोहर लाल के साथ क्या व्यवहार करते। तो ये एक सॉफ्ट, कई बार ना राजनीति में कोई सॉफ्ट बंदा काम आ जाता है और कई बार जो है दबंग बंदा काम आ जाता है। तो ये सॉफ्ट प्रयोग जी मनोहर लाल का प्रयोग था कि एक ऐसा जी व्यक्ति आगे किया जाए। चलो, और ओबीसी का जो प्राइम मिनिस्टर का रहता है कि जी ओबीसी को आगे करो, तो एक ओबीसी का उनका वो भी पूरा हो गया, एक निजी निजी व्यक्ति आ गया और एक नरम स्वभाव का व्यक्ति आ गया। और उनके नरम स्वभाव को ही बीजेपी ने 6 महीने में मार्केट करने की कोशिश की है, जिसमें उनको थोड़ी सी जी सफलता भी मिली है। अब एक चर्चा तो जी रहती है ना, जहां मर्जी चले जाओ, कि भाई नायब सिंह मिलता सबसे है। अच्छा, इसका मतलब जी इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ कि मनोहर लाल मिलता नहीं था। जी इसका इनडायरेक्ट मतलब तो यही हुआ। तो नायब सिंह को जो पॉपुलैरिटी मिली, वो मनोहर लाल जी की कॉस्ट पे मिली। जबकि एक व्यू ऐसा भी है हरियाणा में, मेरी बहुत लोगों से बात हुई, वो कहते हैं भी मनोहर लाल जैसा मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता। उसने सिस्टम बनाने की कोशिश करी, उसने व्यक्तिगत राजनीति नहीं करी कि ये मेरा आदमी है, इसको ये बेनिफिट दे दो, ये मेरा रिश्तेदार है, उसको ये बेनिफिट दे दो। उसने सिस्टम खड़ा करने की कोशिश की। अब जो बीजेपी जो राजनीति नायब सिंह सैनी से करवा रही है, वो राजनीति तो हमारे प्रकाश चौटाला भी वही करते रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यही करते रहे, बाकी मुख्यमंत्री भी यही करते रहे कि काम में लिबरल, पब्लिक से मिलने में लिबरल, और मेरिट में मेरिट में लिबरल नहीं, मेरिट में कुछ और ही होता था। तो ये मेरिट वर्सेस नॉन मेरिट का भी मामला है। मनोहर लाल का कामकाज मेरिट पे था और अब जी वापस वही मेरिट टूट रही है। मेरी छूट रही है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। विनोद जी, दोनों सीटों की चर्चा करने से पहले एक छोटा सा सवाल मेरे मन में आ रहा है, वो ये है कि कुलदीप बिश्नोई को आखिर पिछले दिनों में इतनी तरजीह क्यों दी जा रही है। पार्टी की दो कमेटियां बनी हैं, वो अकेले ऐसे शख्स हैं जिनको दोनों कमेटियों में रखा गया है चुनाव की, और एक कमेटी में तो संयोजक बनाया गया है, वो बैठ के मीटिंग को जो है वो कंडक्ट करते हैं। जबकि पिछले जब लोकसभा का चुनाव था, उस समय उनको एक तरह से थोड़ा साइडलाइन किया गया था, और उन कितनी सीटों पर उनका प्रभाव है ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा सीटों पर उनका प्रभाव है। तो ऐसे क्या कारण लगते हैं आपको कि कुलदीप बिश्नोई को ये तरजीह दी जा रही है। हड्डी तोड़ के और मरहम पट्टी लगाई जा रही है। लोकसभा चुनाव में उनकी हड्डी तोड़ी गई, अब जी पार्टी को महसूस हुआ कि यार ये गलत हो गया, हड्डी टूट गई। हड्डी तोड़ने के जी लिए तो कहा नहीं था, हड्डी टूट गई। जी अब उसको जी ज्यादा पट्टियां लगानी पड़ रही है ना। जी देखिए कुलदीप बिश्नोई का अ, अगर मेरिट पे देखो तो हिसार से शायद टिकट उनको मिलनी चाहिए थी, जी और टिकट नहीं मिली। इसका वो इतना रिएक्शन करेंगे, ये भी जी पार्टी को उम्मीद नहीं थी। ये पार्टी को उम्मीद नहीं थी। उनका रिएक्शन उनका रिएक्शन इतना भारी है कि जी आदमपुर से आज तक बिश्नोई परिवार जी जहां रहा है वही जीता है। आदमपुर से पार्टी हारी नहीं।
कुलदीप की पार्टी नहीं आ जी रही। अब कुलदीप बीजेपी में, तो बीजेपी आदमपुर से भी जी लोकसभा में आ रही है और नलवा से भी आ रही है। तो वो घूमते रहे हो, जी जो मर्जी बोलते रहे, लेकिन उन्होंने रिएक्ट किया है, उन्होंने अपने जी वोटर्स को हिंट किया है। ये एक ऐसा जी परिवार है जिसके इर्द गिर्द आदमपुर में 10 से 15,000 20,000 वोट ऐसा है, ये चाहे जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चुनाव लड़ने, वो वहां भी वोट डालने चले जाए, 15-20,000 जी। वोट ऐसे हैं। और 3-4 इतने ही सीटें उनके ये पास। निकाल भी सकते हैं। हाँ, 3-4 सीटें ये निकाल भी सकते हैं। नलवा है, आदमपुर है, हिसार में थोड़ा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हांसी की सीट पर इनकी पत्नी एक बार चुनाव जीत चुकी हैं। ये हमारे हमारे हरियाणा में जो चुनाव लड़ते हैं ना, वो बोलते हैं कि एक बार जो दूसरे की जीप पे चढ़ गया, वो वापसी आएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इन्होंने अपने जी वोटर को जेपी की जीप पे चढ़ा दिया लोकसभा में। हम्म, अब उनमें से जी कितने वापस आएंगे और कितने वापस नहीं आएंगे, ये जी भविष्य की गर्म नहीं। पर जी पर इतना तय है कि कुलदीप बिश्नोई को हील किया जा रहा है, उनको थोड़ा जी वापस फोल्ड में लिया जा रहा है। और एक बात मैं और बता दूं, उनकी कुछ जी जरूर ऐसी मजबूरियां हैं जिस वजह से वो बार बार काबू आ जाते हैं। अगर ये जी मजबूरियां नहीं होती, तो जिस जी तरह से उनको नॉन जाट पॉलिटिक्स में जीरो किया गया है, वो इसको जी बर्दाश्त नहीं करते, जी बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन अब जी बर्दाश्त कर रहे हैं। वो मजबूरियां क्या है, ये मेरी जानकारी में नहीं है। और प्रेमचंद जी ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी राय आपको लेनी चाहिए। जी प्रेमचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगता है आज आप कहीं बुरी तरह से फंस गए थे। हम लोगों ने लगभग काफी सारे विषयों पर चर्चा कर ली है, लेकिन एक जी पॉलिटिकल इश्यू जो लास्ट में चल रहा था उस पर आपकी राय चाहूंगा। वो ये था कि कुलदीप बिश्नोई को आखिरकार इतनी तरजीह क्यों दी जा रही है बीजेपी में एकाएक से, जो कि लोकसभा में नहीं थी। यहाँ 2 कमेटियां बनी चुनाव की, दोनों में उनको बनाया गया, एक में वो संयोजक है। अब उन्होंने अपने आप को ये भी कह दिया है कि मैं सीएम पद का दावेदार हूं। तो आपकी इस पर क्या राय है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण नजर आते हैं? कमल जी, अभी मैं सुन रहा था, मेहता जी बता रहे थे कि चौधरी भजनलाल का परिवार एक ऐसा परिवार है, उन्होंने आदमपुर का चुनाव तो कभी हारा ही नहीं 1968 से लेके आज तक। और जी इस बार के लोकसभा चुनाव में जो भी हुआ है वो इससे पहले भी होता रहा है। आपको शायद कभी याद आया हो कि कभी भजनलाल जी ऐसा भी कर देते थे। ये चीजें कुलदीप जी में भी आई है। और आदमपुर से भारतीय जनता पार्टी का हारना वो एक संकेत था, क्योंकि उनकी नाराजगी प्रकट करने का और कोई तरीका था नहीं, टिकट उनको जी मिले नहीं। लोकसभा जी में सबसे मजबूत दावेदारी भी उनकी थी, और उनको इस बार एक नहीं दो तरफ से निराशा थी, समाज को भी। कांग्रेस में जी भी ये लगता था कि कहीं ना कहीं चंद्रमोहन जी टिकट ले आएंगे, चौधरी भजनलाल के परिवार में एक टिकट आएगी तो उनको वोट डालने की जगह मिल जाती। और इस बार जैसा आप बता रहे हैं, मैंने थोड़ी सी बात आपकी सुनी है, चौधरी भजनलाल जी अपने जीवन में केवल एक चुनाव हारे हैं, और कुलदीप बिश्नोई जी भी चुनाव हारे हैं। और उसके साथ ही भव्य बिश्नोई पिछली बार यहाँ से प्रत्याशी थे लोकसभा के, उनकी जमानत भी जब्त हुई थी, परंतु आदमपुर कभी नहीं आ रहे। ये बात थी। और अब क्योंकि अभी पिछले दिनों आपने देखा था, उनको राजस्थान में जब सह प्रभारी बनाया गया, तो मैं समझता हूं कि कुलदीप बिश्नोई जी ऐसे नेता हैं जिनको इज्जत ज्यादा प्यारी है, और उस इज्जत को पाने के बाद वो गदगद हो जाते हैं। आप जो मुख्यमंत्री के चेहरे की बात करते हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के लिए तो कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, अपनी जनहित पार्टी बनाई, परंतु जनहित पार्टी बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाई। जब वो 6 विधायक लेकर भी आ गए थे, उस वक्त अपने विधायकों को नहीं संभाल सके। आप ये भी कहेंगे कि आज की जननायक जनता पार्टी के भी विधायक तो सारे चले गए। इस बार के विधायक पूरे समय लगभग उनके साथ रहे हैं, और जब लगा कि जनाधार बिल्कुल बिखर गया है, तब वो गए हैं। कुलदीप जी बिश्नोई के तो पहले झटके में ही सारे विधायक चले गए थे। अब उनको सावधानी कई तरह से रखनी पड़ेगी। एक तो अपना गढ़ बचाने की बात है, और फिर समाज में एक मैसेज जरूर देना पड़ता है कि मैं भी एक मुख्यमंत्री का दावेदार हूं। और चौधरी बीरेंद्र सिंह हो या कुलदीप बिश्नोई हो, किरण चौधरी हो, जितने भी बड़े नेता हैं, वो अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर ही पेश करते हैं। अभी आज जी चौधरी बीरेंद्र सिंह का मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे सुन रहा था,
उन्होंने कहा कि मैंने उचाना को ऐसी रणभूमि बना दिया कि जो मुख्यमंत्री पैदा करती है। आज मुख्यमंत्री की दौड़ में जो भी लोग हैं वो उचाना आके चुनाव लड़ना चाहते हैं, और संयोग से कहे या जो भी उचाना उस हिसार संसदीय क्षेत्र का भी हिस्सा है। अब जब आप कुलदीप बिश्नोई को डिस्कस करते हो तो तब ये बात भी डिस्कस करोगे कि चौधरी भजनलाल जी का वो हिसार है भी उचाना में ही हुआ था। ये चीजें आपको, अब जब हिस्ट्री में आप जाते हो तो हरियाणा की राजनीति पे थोड़ा सा इन चीजों का इम्पैक्ट आता है। इनके पास जो 20-22 हजार जो कुछ गांव बहुत कट्टर गांव है, जैसे सदलपुर है, आदमपुर गांव है, और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनमें लोग इनके खिलाफ वोट डालना ही नहीं चाहते। जी, बालसमंद छोड़ के, बालसमंद अलग, बालसमंद छोड़ के, बालसमंद खिलाफ केवल बालसमंद में केवल कुलदीप एक बार ही जीतते हैं, बालसमंद में हमेशा ही हारते हैं। मैं तो कह रहा हूँ के खिलाफ जाता है, पिछली बार के खिलाफ जाता है। पिछली बार तो इंडियन नेशनल उपचुनाव में तो इंडियन नेशनल लोकदल का कैंडिडेट ही बालसमंद के थे, कोड़ाराम जी, तो इसलिए वहां कोई बनता नहीं था उनका। 3,500 वोट एक ही गांव से वो ले गए थे। बालसमंद अकेला नहीं है, और 3-4 गांव ऐसे हैं जो उनको वोट नहीं करते। प्रेम जी, एक छोटी सी टिप्पणी, आपने कहा अभी चौधरी बरिंदर सिंह ने कहा कि मैंने 2-2 सीएम पैदा कर दिए, क्या अपने बेटे को भी वो इस लिस्ट में इंक्लूड कर रहे हैं? नहीं, छोटी सी मैं टिप्पणी। ये कह रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि मैंने उचाना को इतना इम्पोर्टेंट जगह बना दी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को भी वहां आना पड़ा, उनके पोते को भी वहां आना पड़ा, और अब जब मुख्यमंत्री डिक्लेयर हो चुके हैं अभय सिंह, वो भी उन्होंने भी उचाना लड़ने की घोषणा की, और उन्होंने कई महीने पहले कह दिया था कि मुख्यमंत्री का दावेदार ही उचाना में लड़ेगा। तो अब वो कहीं ना कहीं वो अपनी बात को, क्योंकि अपने लोगों को मैसेज क्या देना है कि मैं इतना स्ट्रांग हूं कि मेरे गढ़ तोड़ने के लिए सारे मेरे पीछे। और उसी तरह से अगर आपने दुष्यंत जी को सुना हो, दुष्यंत जी ने भी यही कहा कल कि सारी पार्टियां मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं। दिग्विजय सिंह दमवाड़ी में बैठ के यही बात कहते हैं कि इसको आपने हॉट सीट तब से मानना शुरू किया जब से मेरा कैंडिडेचर डिक्लेयर हुआ है। तो जितने हैवीवेट कैंडिडेट्स होते हैं वो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं क्रिएट करते जी, कि मेरा वजन दिखाई दे, तभी तो लोग साथ लगेंगे। जी, आज हम 2 सीटों की चर्चा करने वाले हैं। पॉलिटिकल चर्चा आपकी एब्सेंस में काफी लंबी हो गई। सीटों के लिए हम लोग चर्चा करते हैं। एक बहादुरगढ़ की सीट है और दूसरी रेवाड़ी की सीट है। ये दोनों सीटें जो है वो हरियाणा के 2 क्षेत्रों से आती हैं, एक मध्य हरियाणा से और एक दक्षिण हरियाणा से, और दोनों की तासीर जो है वो अलग अलग है। मैंने पहले भी ऐसा बोला। तो आपकी नजर में बहादुरगढ़ की सीट, आप क्या देख रहे हैं? बहादुरगढ़ की सीट पर एडवांटेज किसको एडवांटेज है, किस पार्टी को है? 3 तरफा है, 2 तरफा है, डायरेक्ट फाइट है, किसका एडवांटेज लग रहा है आपको? क्या बोलेंगे इसके बारे में? देखिए कमल जी, मैं हर दिन की तरह आपको ये कहूंगा, जब तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हो जाते तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार आज तक हम बात कर रहे हैं, हम ये बात पहले बोल चुके हैं। संदेश लोगों में है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ अपना निर्वाचन क्षेत्र बदल करके वो बहादुरगढ़ में चुनाव लड़ना चाहते हैं। बादली छोड़ करके वो बहादुरगढ़ क्यों आना चाहते हैं? पहली बात तो यही है क्योंकि पिछली बार 14 में उनको जब जितवाया था उस बादली क्षेत्र ने, तो इस बार अगर बदलना था तो क्योंकि वो पहले दादरी में लड़ते रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि फिर उसी जगह पे आना, उसी जिले में आना, झज्जर जिले में एक जगह से दूसरी जगह, और वो भी साथ लगती सीटों पे, उस बात का औचित्य है तो मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया। अगर वहां धनखड़ साहब आते हैं तो कहीं ना कहीं नरेश कौशिक जी का टिकट कटेगा, या जो भी लाइन में। मैं थोड़ी जानकारी आपको दे दूं, जो भी नाम नीचे से गए हैं ऊपर, हालांकि आप पहले भी क्लैरिफाई कर चुके हैं कि कोई जरूरी नहीं होता नीचे वाले नामों का ही मिलेगा, उसमें नरेश कौशिक का नाम नहीं है। तो ठीक है, फिर आपको अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा ना। तो ये समझिए कि वो हैवी वेट है। धनखड़ साहब भी पार्टी में तो बहुत, क्योंकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और वो नरेंद्र मोदी के बहुत करीब हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। वो बहुत पुराने पार्टी के नेता है, और मैं समझता हूँ कि टिकट तो उनको मिल ही जाएगी। और बहादुरगढ़ की जब इतिहास आप देखते हो, चुनावी इतिहास, तो बहादुरगढ़ में भी फिर मैं उसी बात पे आता हूँ, वो परंपरागत रूप से
गढ़ रहा है लोकदल का। जी। आप जिस भी साल से शुरू करना चाहें, 1972 से मेरे पास डाटा है, 1972 से आज तक के जो भी विधायक बने हैं आप उनसे ही आकलन लगा सकते हो। सबसे पहले 1972 में हरद्वारी लाल जी वहां से चुनाव जीते थे और उनकी पार्टी उस टाइम कांग्रेस ओ थी, जो निजलिंगप्पा जी ने पार्टी बनाई थी। आपको याद होगा इंदिरा गांधी जी अलग हो गई थी उस जब कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। यस, जी। कांग्रेस में पहली बार ऐसा विघटन हुआ था बहुत बड़ा, और दूसरा जो धड़ा था उसको कांग्रेस आई कहा गया था उस वक्त। जी। इंडियन नेशनल लोकदल तो जी। नाम हट ही गया था, कांग्रेस आई और ये एनसीओ हो गया था। और 1977 क्योंकि जनता पार्टी की लहर थी, तो जनता पार्टी की लहर में यहाँ मोहर सिंह जी चुनाव जीते थे। उसके बाद के जितने चुनाव हैं अगर आप उन पे लगातार नजर मारेंगे, क्योंकि जनता पार्टी के बाद लोकदल अलग नामों से, कभी लोकदल रहा, कभी समता पार्टी रहा, कभी इंडियन नेशनल लोकदल रहा, तो इस क्षेत्र में 5 बार वो पार्टी जीती है। 3 बार यहाँ कांग्रेस, उसके बाद जब इंडियन नेशनल लोकदल के नफे सिंह जी जब हारे 2000 तक, नफे सिंह जी 2 बार बने। उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस 2 बार लगातार जीती है, उसमें एक बार सूरजमल जी और दूसरी बार राजेंद्र जून जी। फिर उसके बाद 14 में नरेश कौशिक जी भारतीय जनता पार्टी का खाता खोला वहां, और 19 में फिर से राजेंद्र जून जीत गए। इस बार सुना ये जा रहा है कि कांग्रेस भी अपना टिकट एंटी इनकम्बेंसी के कारण शायद बदल देगी, और एक और फैक्टर जो ट्रेंगुलर उसको बनाने वाला है, वहाँ आपको याद ही है कि कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी जी की हत्या हुई थी, और उस जी। परिवार के प्रति सहानुभूति बहुत है। एक तो वो नगर परिषद के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार उसी विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक रहे हैं, और जी। अब क्योंकि उनके साथ सिंपैथी है और उनके परिवार से अगर कैंडिडेट आता है और बहुजन समाज पार्टी का साथ मिलता है, तो फिर आप इसको स्ट्रेट फाइट नहीं कह पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भी एक तरह से नया होगा और कांग्रेस का प्रत्याशी भी नया होता है, तो फिर नभे सिंह जी का भी उस चुनाव में उनके परिवार का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो मेरा कहना तो जी। ये है बहादुरगढ़। जी। जी। विनोद जी, आपको क्या लगता है कि आपके जो इनपुट्स हैं फील्ड के, उसके आधार पर कि अगर चारों या तीनों जाट समुदाय से कैंडिडेट खड़े होते हैं, मेन 3 जो पार्टीज वहां पर हैं नफे, तो क्या स्थिति बनेगी? देखिए, हम पहले दिन से कह चुके हैं कि जब कैंडिडेट आएंगे तो चुनाव को दूसरा पलटा लगेगा। अभी जी। पहले पलटे का चुनाव है और उसमें पार्टियों का जी। हिसाब है। पार्टियों जी। के हिसाब से आज बहादुरगढ़ में कांग्रेस 7-8% से आगे है। जी। कांग्रेस 7-8% से 7-8% से आगे है। नियरेस्ट प्रतिद्वंदी से आगे है। कल को कांग्रेस का बागी खड़ा हो जाता है, राजेंद्र जून को टिकट मिलती है, राजेश जून भी खड़े हो जाते हैं, तो हो सकता है कि वोट शेयर में तीन तरह का बंटवारा हो या 4 तरह का बंटवारा हो, लेकिन ये जो जी। 7% का फर्क है ना, ये जी। इक्वली जब डिवाइड करेंगे तब भी कांग्रेस भारी है। मान लीजिए ट्रायंगुलर हो गया, कांग्रेस मान लीजिए 45 पे खड़ी है तो 3 में बटेगा, 55 पे बाकी है, मान लीजिए कल्पना है, तो 45 से जो वोट टूटेगा 6-7% और दूसरे में जाएगा, उसके बाद भी कांग्रेस भारी है। जी। तो आपके अनुसार ये सीट पर जो है क्लियर एज नजर आता है कांग्रेस का? आज कांग्रेस का आज है। कांग्रेस का बागी कितना स्ट्रांग है और वो कांग्रेस के कितने वोट लेता है, अपने पर्सनल कितने वोट लेता है, ये जब दूसरा पलटा लगेगा हम आपको तब भी बता देंगे। लेकिन तो आज का जो पार्टियों का जो रेशो है वो मुझे लगता है कि कांग्रेस की सीट पे भारी है। कांग्रेस की सीट पर आगे है। साइमल्टेनियसली आपको बता दूं, साइमल्टेनियसली बता दूं, एक और फैक्टर को जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर रहे शायद, बहादुरगढ़ की सीट भी दिल्ली के साथ लगती सीट है, और आम आदमी पार्टी का, आम आदमी का कैंडिडेट भी बहादुरगढ़ में आना ही है, और किस समाज। हाँ जी, मैं ये चीज डिस्कस कर चुका हूं।
पर एक बात मैं पूरे हरियाणा के लिए जिक्र कर देता हूं कि जब एक पार्टी का कैंडिडेट 6-7% से ऊपर भारी होता है तो उसका वोट ऑलमोस्ट सिमिलर 1-2% कम ज्यादा पे टिक जाता है, और जो बाकी वोट होता है वो जितने कैंडिडेट होंगे उनके बीच में डिवाइड होता जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो आज 6% से भारी है, जब उस अगर वो मल्टी कॉर्नर हो गया तो उसकी जीत का मार्जिन बढ़ भी सकता है। दोनों जी स्थितियां होती हैं, जीत का मार्जिन बढ़ भी सकता है। हाँ, उसके परिवार से भी कोई आ जाए जो उसके पर्सनल वोट को अधोआध कर दे तो अलग स्थिति है। तो बेस जो है ना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आम आदमी पार्टी लड़ेगी। हम चर्चा भी कर रहे थे और अगले हफ्ते के शो में हम आम आदमी का क्या, पार्टी का क्या रोल रहेगा उस पर भी डिस्कस करेंगे। पर मैं साइमल्टेनियसली दूसरी सीट भी पे भी जिक्र कर दूं। जी रिवाड़ी में अगर कोई लफड़ा नहीं होता है, बीजेपी सीधा सीधा चुनाव लड़ती है, तो आज की डेट में वहां बीजेपी 5 से 7% से कांग्रेस से भारी है। अगर जी चिरंजीव राव नहीं होते हैं तो बीजेपी का भार जो है वो 7% से भी बढ़ सकता है, 10% भी हो सकता है, क्योंकि जी चिरंजीवी राव के पर्सनल वोट बैंक भी है, इसलिए बीजेपी भारी तो है लेकिन इन बिटवीन 5 to 7%। और अगर वहां जी पिछली दफा की तरह लफड़ा हो जाता है तो फिर नतीजा बदल भी सकता जी प्रेम जी, आप क्या कहेंगे इस सीट के बारे में, रिवाड़ी की सीट के बारे में? क्योंकि वहां देखिए, बीजेपी की बगावत होने का खासा डर है, 8-10 रिवाड़ी मजबूत कैंडिडेट हैं। देखिए, रिवाड़ी रिवाड़ी हम पहले भी डिस्कस कर चुके। रिवाड़ी में मैं समझता हूं कि इस बार आपका बगावत ही भारतीय जनता पार्टी में है, क्योंकि चिरंजीव राव के टिकट पे कोई खतरा नहीं है। चिरंजीव राव जी के पिताश्री कांग्रेस पार्टी के बैकवर्ड सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जी वो खुद भी घोषणा कर चुके कि मैं उप मुख्यमंत्री हूंगा। तो जैसा आप पूछ रहे थे कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में, जी मैं समझता हूँ कि कैप्टन अजय सिंह भी कभी सीएम मटेरियल रहे हैं, तो उनका जी दावा भी कभी कमजोर नहीं हुआ। उन्होंने दक्षिण हरियाणा में, चाहे राविंद्र जी थे या कैप्टन अजय सिंह थे, वो दक्षिण हरियाणा में चौधर लाने की बात हमेशा करते रहे हैं। और जी चिरंजीव राव का एक और फैक्टर भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि वो लालू प्रसाद जी के दामाद हैं, और वहाँ उनके टिकट पे तो किसी तरह का कोई खतरा मैं नहीं समझता हो सकता है। और जो इतिहास भी उस सीट का है वो हमेशा उनके पक्ष में रहा है। वहाँ ये चिरंजीव जी, ये जो डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं, 1 मिनट के जी लिए टोकना चाहूंगा। वो जी अपने पिता के पॉलिटिकल कैपिटल से ज्यादा वो लालू यादव की जो कैपिटल है उसके दम पर कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। है। देखिए, देखिए, राजनीति में हर व्यक्ति अपने समीकरण बनाता है, वो कहाँ से बन के आ जाए। अभी आप जब डिस्कस करेंगे, समाजवादी पार्टी ने जुलाना में कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। हालांकि समाजवादी का यहाँ कोई गठबंधन किसी के साथ नहीं है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि अहीरवाड़ में भी उनको 2-3 सीटें मिल जाएं। अगर इंडिया गठबंधन में उनका कहीं हो जाता है तो फिर वो कहीं ना कहीं वहां भी प्रभावित करेंगे 2-3 सीटों को। समाजवादी जी पार्टी हो सकता है अलग से भी लड़ सकती है, क्योंकि वो जी यादव डोमिनेटेड राइट एरिया राइट है, जी यादवों की देखिए, पार्टी है। जी देखिए, मैं जी एक विनोद जी। नई जानकारी अपडेट कर दूं। कई बार जैसे कहा गया कि कैप्टन अजय सिंह यादव लगातार 6 बार एमएलए रहे जी रेवाड़ी से। बेसिकली उसका कारण यह है कि जब वो 6 बार, जिन 6 टर्म में वो चुनाव जीते हैं, तब बीजेपी हरियाणा में बीजेपी का कोई प्रभाव नहीं था, बीजेपी पॉपुलर नहीं थी। उनका मुकाबला होता था या तो इंडिपेंडेंट से या इंडियन नेशनल लोकदल से। इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो साउथ हरियाणा में कभी भी पॉपुलर पार्टी नहीं बनी। बाई डिफॉल्ट कहीं जीत जाए अलग बात है, लेकिन वो वैरायटी की पार्टी नहीं बनी, और वो साउथ हरियाणा की 5-6 सीटों की, ज्यादा नहीं। तो इसलिए कैप्टन अजय सिंह यादव जो है वो लविंग और चीयर उम्मीदवार होते थे रिवाड़ी के। पंजाबी उनको वोट देते थे, यादव उनको वोट देते थे, हरिजन उनको वोट देते थे। जैसे ही हरियाणा में बीजेपी का 2014 के बाद, नरेंद्र मोदी के बाद जो उनका बीजेपी का एंट्री हरियाणा हुई। में प्रचार बढ़ा, तो जो कांग्रेस लविंग वोट था वो बीजेपी में शिफ्ट हो गया। तो अब कैप्टन अजय सिंह यादव के लिए ये उतना आसान एरिया नहीं है कि हम कह दें कि वो 6 बार विधायक रहे, आगे भी वही स्थिति रहेगी। जब तक बीजेपी अनपॉपुलर नहीं होती तब तक कैप्टन का रास्ता आसान नहीं है।
जिस दिन बीजेपी अनपॉपुलर हो जाएगी उस दिन कैप्टन फैमिली का रास्ता आसान हो जाएगा। पिछली दफा जो कैप्टन फैमिली जीती वो बीजेपी की इन फाइटिंग की वजह से जीती और केवल 1200-1300 वोटों से ही जीती। जी, देखिए इसमें एक फैक्टर मैं एक बात जोड़ दूं फिर आप कहिएगा। पिछली बार का जो चिरंजीव राव का वोट था 43,000 और जो उनके खिलाफ वोट पड़ा और वो जो सारे के सारे कैंडिडेट आज बीजेपी में है उनका टोटल वोट था 1,00,000। जी कहिए आप अपनी बात। ये कैलकुलेशन सबसे गलत होती है। सबके खिलाफ यही होता है, कोई भी कैंडिडेट जीतने वाला 40% के आसपास ही रहता है, 60% खिलाफ ही होता है। नहीं ये सब क्योंकि अब बीजेपी में है, कापड़ीवास भी बीजेपी में है और जो अनिल कुमार थे सुनील कुमार वो भी बीजेपी में है, प्रशांत सन्नी भी बीजेपी में है। कमलकांत जी चुनाव, मैं आपको 3 लोगों के नाम बता देता हूँ। पिछली बार मुस्सेकुर को टिकट मिली थी, उससे पहले कापड़ीवास। आज तक के सबसे बड़े डिफरेंस से अगर कोई जीतता है तो रणधीर कापड़ीवास जीतते हैं। 81,000 मत लिए थे उन्होंने। जिस बात पे आप आ रहे हो उस वक्त यूनाइटेड थी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नाम पे वोट मिला था। 81,000 वोट बहुत ज्यादा होता है किसी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। आज तक की सबसे बड़ी जीत भी उन्हीं की हुई है। परंतु रणधीर सिंह कापड़ीवास का जब टिकट काट के मुस्सेपुर को दिया गया, चाहे वो राव इंद्रजीत जी की वजह से दिया गया, एक और तीसरा जो सशक्त दावेदार है मुस्सेपुर से भी ज्यादा मैं समझता हूं कि उनका दावा अगर रणधीर कापड़ीवास जी को या उनके भतीजे को टिकट नहीं मिलता तो सतीश यादव एक और नाम है जो जो हर चुनाव में बहुत बड़ा वोट उनके पास। तो व्यक्तिगत वोट की अगर बात करते हो तो सबसे ज्यादा वोट कैप्टन अजय सिंह के बाद किसी के पास है तो वो उनके पास है और उनको बहुत आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते आप। उस नाम के भी 2 कैंडिडेट हैं रेवाड़ी में, उसी नाम के 2 कैंडिडेट हैं। अगर आपने बार बार उनको एनालाइज किया हो तो वो भी ताल ठोक रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में है। जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो ना 1,00,000 वोट की, तो 1,00,000 3 लोगों में बंटने वाला है और फिर ये 40,000 वाला जीत जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ। जी तो सारे जी विनोद जी आप कुछ कह रहे थे। जी विनोद जी आप कुछ कह रहे थे। मैंने तो दोनों सीटों को अपना कैलकुलेशन दे दिया और अब तक हम 8 सीटें निकाल चुके हैं। अगर उनका डेटा देखें तो 4 कांग्रेस और 4 बीजेपी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हालांकि अभी बहुत से एरिया हैं जो प्रो कांग्रेस हैं जो भी आए नहीं है, आएंगे। जैसे मेवात आ जाता है, कल मेवात की एक सीट खोल देते हो तो 9 में 5-4 हो जाएंगे। मेवात में तो कोई बीजेपी का कोई लेना देना ही नहीं है। मेवात में तो चुनाव होगा लगभग तो कांग्रेस ही जाएगी दोनों तीनों सीटें। हालांकि पिछली दफा बीजेपी की स्थिति अच्छी थी, एक सीट जीत सकती थी। वो मैच फिक्सिंग में बीजेपी सीट मैच फिक्सिंग में आ रही, नहीं तो वो सीट बीजेपी जीत गई। मैं अभी आपकी सूचना के लिए एक बात बता दूं। आप जब भी एनालाइज करोगे, आपका डब्बा जब भी खुलेगा, आप नू का डब्बा जब खोल के देखेंगे तो आपको परिणाम कुछ और मिलेगा। फिरोजपुर झिरका में इस बार कैंडिडेट बदल रहा है। जो श्योर जीतने वाला कैंडिडेट है उसकी टिकट बदली जा रही है और टिकट नए प्रत्याशी का नाम भी अगर मैं बता दूं तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि वो कैंडिडेट सीधे के हाईकमांड के कैंडिडेट है। देखिए जो आप हिंट कर रहे हैं, अच्छा मैं पहले अपनी बात खत्म कर लूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो परसेप्शन है कि चुनाव वन वे ट्रैफिक की तरफ बढ़ रहा है, गांव में नहीं है। मतलब जो परसेंटेज आ रहा है ना, मैं मानता हूं कि किसी भी पार्टी के पक्ष में लहर तब होती है जब वो मोर देन 8% हर जगह पे आगे नजर आ रहा हो। मेजोरिटी ऑफ एरिया में का अंतर 8% से ज्यादा हो। 8% से कम अंतर 7, 6, 5, इसको हम कॉम्पिटिटिव की कैटेगरी में कहते हैं। लेकिन जिसके पक्ष में 5% है उसके पक्ष में हम ये मानते हैं कि ये सिंपल मेजोरिटी की तरफ तो पक्का जा रहा है। अगर 5% की एवरेज आती है, मान लो आप 90 में से 30 सीटों का सैंपल उठाते हो और बीजेपी और कांग्रेस में 5% का कांग्रेस मान लो प्लस है, तो ये इंडिकेशन तो मिलता है। ये साइंस है, कोई जादू नहीं है। तो ये इंडिकेशन तो मिलता है कि पर्टिकुलर पार्टी सिंपल मेजोरिटी की तरफ जा रही है। स्वीप जो होता है जिसमें 2/3 मेजोरिटी को स्वीप माना जाता है, 2/3 से ऊपर तो फिर ग्रेटर स्वीप हो जाता है।
स्वीप जो होता है वो 8% के अंतर के बाद शुरू होता है। अब तक का जो रिकॉर्ड है कई स्टेट्स में हमने सर्वे किए हैं, 8% के ऊपर अगर डायरेक्ट दो पार्टियों के बीच में 8% का अंतर है तब स्वीप की तरफ जा रहा है। 5% का अंतर है सिंपल मेजोरिटी की तरफ जा रहा है। तो अभी तक हरियाणा का चुनाव अभी तक, अब बगावत होगी, इंडियन नेशनल लोकदल खड़ा हो जाएगा तो बसपा खड़ी हो जाएगी, वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तक तो माहौल यही। नहीं, अभी तक कौन आगे है, कौन किसको, डिफरेंस कितना है और किसके पक्ष में है, ये भी क्लैरिफाई कर दीजिए, क्योंकि 8 सीटें हम कर चुके हैं। देखिए, हमने इसमें गैप क्या है, हमने साउथ हरियाणा प्रो बीजेपी है, हमने जी। साउथ हरियाणा की 3 सीटें, 8 में से 3 सीटें हमने साउथ हरियाणा की खोल दी, जबकि जी। निष्पक्ष ये बनता था कि साउथ हरियाणा की भी 2 खुलती और रोहतक पार्लियामेंट की भी 2 खुलती, जी। तो नतीजा अलग होता। तो इसलिए मैं ऐसे कहता हूँ कि 4-4 में बराबर हो गई, ये स्थिति नहीं जी। है। स्थिति तो जो डेटा है उसमें कांग्रेस एज है। जी। वैसे विनोद जी, अगर देखा जाए इसको, तो हमने जो मध्य बेल्ट है, 3 बेल्ट अगर माने हम, नॉर्थ, मध्य और साउथ, तो मध्य की 2 सीटें खोल दी हैं, बहादुरगढ़ और हिसार, और बल्कि फतेहाबाद को भी आप उसी में काउंट कर सकते हैं। और नॉर्थ हरियाणा की हमने कम खोली है, एक ही सीट खोली है थानेसर। नहीं, फतेहाबाद की सिरसा पार्लियामेंट 2 हो गई, जी। भिवानी पार्लियामेंट में अहिरवाल जो प्रो बीजेपी एरिया वहां भी 2 हो गई, या तो भिवानी जी। पार्लियामेंट में एक बार लड़क आ जाती जी। जी। है ना। तो एक सीट का वो जो खुलने का अंतर है एक उसकी और, वजह है कि हमारे पास उसको हम 1-2 दिन में डेटा अभी करेक्ट कर पहुंचा लेंगे। नहीं है, उसका डेटा जी। पहुंचा नहीं है, उसकी गिनती हुई नहीं है, उसका विश्लेषण हुआ नहीं, तो इसलिए एक सीट अभी कुछ दिन अहिरवाल की लगेंगे फालतू खुल गई। फॉर्मली कहने आप में। उससे ये जी। कहना कि दोनों बराबर चल रही हैं, तो ये तो जी। आंखों में, मतलब आंखों में धूल पर्दा झोंकने डालने जैसा वाली होगा। बात होगी। जी। अभी जी। अभी वोट परसेंटेज में जी। वो थोड़ा एज है जी। जी। कांग्रेस। तो साथियों, आपने देखा कि हम पूरी डिटेल से आपको एक एक सीट का आकलन दे रहे हैं, एरिया वाइज भी बता रहे हैं। कुछ एरियाज अभी और खुलने हैं, जैसे नॉर्थ हरियाणा का, थोड़ा फरीदाबाद का भी डिफरेंट माहौल रहता है, वहां का भी खुलेगा तो कुछ आइडिया होगा। 2-3 दिन में हम थोड़ी सी स्पष्ट पिक्चर देने की में आपको सक्षम होंगे। विनोद जी का यही काम है, आप जानते हैं, उनको पहचानते हैं, सालों से जानते हैं, हरियाणा वही में उनका। जी। हरियाणा में स्पष्ट पिक्चर तो वोट पड़ने से 5-6 दिन पहले जाती है, 7 दिन, एक हफ्ता पहले माहौल बनता है एक्चुअल वाला। जी। कच्चा कच्चा सब कुछ बन जाता है, ये होगा वो मैं होगा, आपकी लेकिन बात को एक्चुअल तस्दीक करता हूं कि पिछली बार का जो चुनाव था, पिछली बार जब बीजेपी ने 70 पार का नारा लगाया था, तो चुनाव से 2 दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा था कि पिछले 2 दिन में तस्वीर बदल गई है, ये 70 की बात मत सोचो, 2 दिन में तस्वीर बदल गई है। और सच में 2 दिन में तस्वीर, ये हुड्डा जी का बयान है, ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। और जो परिणाम आया था वो भी वही आया था जो हुड्डा जी ने कहा था कि बीजेपी 70 कहां और 40 देखिए, कहां पर आ गई थी। देखिए कई बार सर्वे एजेंसियां और चैनल जो है ना वो कबाड़ा कर देते हैं और किसी पार्टी का दिमाग भी खराब कर देते हैं। कोई जी। चैनल ऐसा नहीं था, एक एक महारथी ने तो 83 सीटें बीजेपी को जीतती हुई दे दी विधानसभा थी। में दिखा दी, हम्म। जबकि 83 सीटों का तो वैसे भी अगर जुबानी किसी आम आदमी से भी बात करो ना तो भी गणित नहीं बनता था, और 75 जी। से कम किसी ने दिखाई नहीं। इसलिए जी। 75 पार का नारा हो गया, और टिकटें ऐसे बांटी, जो मैं पहले कह चुका हूं, जैसे बस का कंडक्टर सवारी को टिकट देता है वैसे टिकटें बांटते गए। अदरवाइज बीजेपी जी। 50 सीटों पे जीत रही थी, चुनाव को मतलब ही नहीं था। ये कोलिशन गवर्नमेंट होती नहीं, बीजेपी डंके की चोट पे 50 सीटों के साथ राज करती और अकेली राज करती। जी। आपका आखिरी कमेंट प्रेम जी, आप म्यूट हैं, म्यूट हैं। मैं ये कह रहा था कि हरियाणा में चुनाव एक दिन में भी बदलता है। आपको अगर जी। 96 का चुनाव याद हो तो जनसत्ता की एक रिपोर्ट ने सरकार बनते बनते बिगाड़ दी थी और कोई नई सरकार बन गई थी। चौधरी जी। बंसीलाल उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में आए थे। वो जी। एक जनसत्ता की रिपोर्ट थी बलवंत अक्षर जी की, मुझे याद है बहुत अच्छे से। और नहीं नहीं, वो वो सर्वे उन्होंने था। पूरा हरियाणा कवर किया था, नहीं जी नहीं, पूरा वो हरियाणा कवर किया था उन्होंने। यार वो पूरा सर्वे था, और सर्वे जी। ने ये कह दिया कि चौटाला वर्सेस
बंसीलाल के बीच में अगर मुकाबला हो रहा है तो बंसीलाल भारी पड़ रहे हैं, यस, है ना। और जी। वो उस खबर को लेके चौटाला साहब कई साल तक जनसत्ता से नाराज रहे, जी, ओम थानवी से भी नाराज रहे। बेसिकली वो सारा गेम जो है फंसाया बीजेपी नहीं था, बीजेपी दोनों से नेगोशिएट करती रही, ओम प्रकाश चौटाला से भी नेगोशिएट करती रही और बंसीलाल से भी नेगोशिएट करती रही। और लोगों में क्रेज बन गया कि जो बीजेपी के साथ समझौता करेगा दोनों में से वो सरकार बनाएगा। और आखिरी दिन बीजेपी का वो धड़ा जो एंटी चौटाला था वो अपने पक्ष में फैसला करवाने में सफल हो गया और चौटाला साहब चूक गए राज से। और बाद में 2.5 साल बाद उनको वाजपेयी की मदद से राज इसलिए मिला कि 4 MP चौटाला साहब के जीते थे और उन्होंने अनडिस्प्यूटेडली अटल बिहारी वाजपेयी को सपोर्ट किया और विपक्ष में रहते हुए भी उनको सपोर्ट करते रहे, उनकी तारीफ करते रहे और अल्टीमेटली अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी उधार उतार दी और बंसीलाल से समर्थन वापस लेके और ओम प्रकाश चौटाला को की सरकार बनवा दी। और उन्होंने उसमें मुख्यमंत्री शायद बनते विनोद जी ये भी था कि बीजेपी को 6 सीटें दी गई थी। उसमें हाँ जी। शायद ये भी था कि चुनाव से पहले बीजेपी को 6 सीटें लड़ने के लिए दी गई थी, 4 पर लोकदल लड़ी थी, 6 पर बीजेपी लड़ी थी। ऐसा पहली बार हुआ था हरियाणा में नहीं, वो उस समय। नहीं, देखिए उससे पहले वो किशन सिंह सांगवान जी को दी थी सोनीपत जी से, जी वो जो वो चली कैंडिडेट सीट दिया था, सीट नहीं दी थी, वो कैंडिडेट भी साथ दिया था। कैंडिडेट्स विद सिंबल। यस। जी जी जी। तो साथियों ये हमारा आज का विश्लेषण था। धीरे धीरे जैसे जैसे हम सीटें कवर कर रहे हैं, मैंने आपको बताया 2-4 दिन में स्थिति क्लियर हो जाएगी मोटे तौर पर। अभी कैंडिडेट्स आने बाकी हैं और कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट भी जल्द होने वाला है। परसों ही बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है, जैसा हमने इस चर्चा में आपको बताया। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सबका धन्यवाद, हमारे एक्सपर्ट्स का धन्यवाद जिन्होंने हमारे लिए समय निकाला। कल फिर मिलते हैं नए मुद्दों के साथ, नई सीटों के साथ। आप देखते रहिए जनमत हरियाणा। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।